नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 22वें नंबर की क्लासेस। आई होप आपने सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करी होगी और आपने बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर ली होगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में ही आपकी एग्ज़ाम है। तो आई होप अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो अभी से उठ जाइए, तैयारी कर लीजिए। एसएससी एमटीएस जीके जीएस में क्या पढ़े पूरा टॉपिक में लेके आ चुकी हूँ। आसानी से एसएससी एमटीएस को कैसे क्रैक करें उसके ऊपर भी वीडियो है। 30 दिन में तैयारी कैसे करें, 60 दिनों में तैयारी कैसे करें, और कम समय में भी चाहिए तो आप डिमांड कर लीजिए, इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे जीके जीएस बाय मी। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है अंजलि भारत जी के 0968। और साथ ही अगर आप न्यू स्टूडेंट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे से क्रैक करके आएंगे। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो टोटल 4 खेले जाते हैं। कितने? टोटल 4 इसमें खेले जाते हैं। इसी के ठीक विपरीत अगर आपसे पूछूं कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाला गेम कौन सा है? ये ओलंपिक है। ओलंपिक क्या है? ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है और ये साल में 4 बार खेला जाता है। अब बात करूं तो 2021 में हुआ था, अब 2024 में होगा। ये टोक्यो में हुआ था और ये पेरिस में होगा। अब आप बोलोगे ये तो 2021 में हुआ था तो 4 साल कैसे हो गए? अब ये 2020 में होना था, इसकी वजह से क्या है? कोरोना ही इसकी वजह है। इसकी वजह से इसको शिफ्ट कर दिया था 21 में और फिर 21 में ये हो चुका था, अब 24 में होने वाला है। तैयारी हो रही है इसकी बहुत अच्छे से। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं? 4। ग्रैंड स्लैम की अगर उपनाम की मैं बात करूं, कभी कभी दूसरा नाम अगर यहाँ पे आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रैंड स्लैम का दूसरा नाम हो जाएगा मेजर ग्रेड। क्या हो जाएगा? मेजर ग्रेड इसका दूसरा नाम हो जाएगा। इसी के अलावा और इससे कौन सा प्रश्न बन सकता है? तो ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट क्या है? ग्रेट स्लैम की यहाँ पे बात हो रही है, तो ग्रेट स्लैम पुरस्कार में प्रथम स्थान पे अभी कौन है वर्तमान में? तो कौन आ जाएगा? नोवाक जोकोविच। ये क्या है? फुटबॉलर हैं। और एक और कौन आ जाएगा? राफेल नडाल। इनकी टक्कर चलती रहती है, कभी राफेल नडाल आगे होते हैं तो कभी नोवाक जोकोविच होते हैं। दोनों कौन से देश से संबंधित हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, आप जब कमेंट करते हो ना तो इतना जरूर लिखिएगा कि जो मैंने प्रश्न पूछा था 1 नंबर के क्वेश्चन में उनका ये आंसर है। आप ऐसे आंसर लिख देते हो ना, कभी कभी मुझे फील होता है कि मैंने आपको कुछ गलत बता दिया हो, तो आप जरूर लिखिएगा कि मैंने कौन सा प्रश्न पूछा था या पहले प्रश्न के अंतर्गत आपने ये आंसर दिया है, तो ये आप जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रथम मुख्य चुनाव आपसे पूछे गए हैं कि चुनाव आयुक्त कौन आ जाएगा? तो सुकुमार सेन क्या है? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। इसी का एक और नाम है मिलता जुलता, मीरा कुमार। ये लोकसभा की क्या है? प्रथम स्पीकर रहती है मीरा कुमार। ये सुकुमार सेन है जो कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हैं। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वर्तमान में आ जाएगा राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार, ये है वर्तमान में। और अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कौन कौन मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे रह चुके हैं, तो कल्याणम सुंदर और नसीम जैदी कुमार, सुकुमार सेन, ये क्या है? तीनों की तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे रह चुके हैं। कल्याण सुंदरम की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी ये रह चुके हैं। और इसी के अलावा प्रथम जो पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे उसमें तो बने थे सुकुमार सेन, और दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त बने थे वो थे कल्याण सुंदरम। मैं जो आपको एडिशन चीज़ें बताती हूँ ना उनको आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जब मैंने जीके जीएस का एक वीडियो लेके आई थी आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको अच्छे से स्कोर करना है। 2017 से लेके 22 तक कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार रिपीट हुए हैं, उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना होगा।
अब कड़ी से कड़ी जोड़ के कैसे चलना होगा, जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा शॉर्ट में मैं बता रही हूँ तो इसमें देख लेना। कड़ी से कड़ी कैसे जोड़ना है, जैसे प्रश्न आया है राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, अब आपके एसएससी एमटीएस वाले राष्ट्रपति जी को छोड़ेंगे ही नहीं। कैसे, पहले वाले का मैं बात करूं तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति पद कौन से अनुच्छेद में आता है। तीसरा, आपातकाल कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकते हैं, वित्त मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कुछ भी दे देंगे। फिर महाभियोग के बारे में पूछेंगे, राष्ट्रपति जी पे महाभियोग किस प्रकार से लगाया जा सकता है। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके शासनकाल में क्या है, वित्तीय आपातकाल लगा है या फिर आपातकाल लगा है, ऐसे। या राष्ट्रपति जी कौन कौन से मंत्रियों को चुनने का अधिकार रखते हैं। आप समझ रहे हो ना, किस प्रकार से पूछेंगे, राष्ट्रपति जी को छोड़ेंगे ही नहीं, इनसे संबंधित जो भी बन रहा है, कार्यकाल पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जरूरी नहीं कि आपकी आने वाली एग्जाम में भी प्रथम ही पूछ लेंगे वर्तमान में कौन है। भारत के द्वितीय नंबर के चुनाव आयुक्त कौन है, पूछ लेंगे। इनमें से कौन है जो चुनाव आयुक्त के पद पे रह चुके हैं, कौन है जो नहीं रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे ना, तो आपको इसी प्रकार से क्या है, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलना पड़ेगा और अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी, तब भी आपका एसएससी एमटीएस के अंतर्गत क्या है, सिलेक्शन हो पाएगा। तो इन चीज़ों का आप नोट डाउन कर लीजिए। और नसीम जैदी, कल्याण सुंदरम, सुकुमार सेन, तीनों के तीनों रह चुके हैं। मिहिर सेन कौन थे, तो ये क्या है, एशिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि क्या करते हैं, इंग्लिश चैनल को तैर के पार करते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले व्यक्ति हैं, पार करते हैं। और तैराकी में क्या रहते हैं, प्रथम नंबर पे रहते हैं। वर्तमान में तैराकी में चौथे नंबर पे हैं, उस समय फर्स्ट नंबर पे ये रहते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश के अंतर्गत स्थित है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे गलत करके आएंगे, आप लिख के रख लीजिए। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अब कैसे गलत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा पूछा है बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम क्या है। ना तो ये हॉकी देखने वाले हैं, ना बैठने की क्षमता देखने वाले हैं, सिर्फ इनको दिखाई देगा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, ये लगाया टिक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आगे बढ़ गए। गलत हो जाएगा, ऐसे मत करिएगा। ऐसे किया तो सीधा ही क्या है, नंबर कट जाएगा, माइनस मार्किंग में आप चले जाओगे। आपको पता है जीके ही स्कोर करवाने वाला है या फिर इंग्लिश स्कोर करवाने वाला है। 2 सेशन में आपकी एग्जाम है, मैथ्स रीजनिंग में इतना कोई डर ही नहीं है, माइनस मार्किंग है ही नहीं, इन्हीं में है। तो इसमें थोड़ा फोकस करके पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस देश में है, पाकिस्तान में। ये क्या हो गया, पाकिस्तान कैसे आ गया, भारत है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया अपन ने, यहाँ तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान कैसे आगे आ रहा है, मैं नहीं, आंसर बोलता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं बता दूंगी भारत तो आप मान भी लोगे, ऐसे नहीं होगा। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पूछा गया है, बैठने की क्षमता के आधार पर पाकिस्तान। सिर्फ आपसे पूछे भारत का बैठने की क्षमता के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, तो बिरसा मुंडा आ जाएगा। बिरसा मुंडा, यहाँ विश्व की बात हो रही है, बिरसा मुंडा आ जाएगा। कहाँ पे है ये, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे स्टेडियम आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, क्रिकेट, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत का। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का हुआ करता था, वर्तमान में भारत का है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको एडिशन बताती हूँ कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आने लायक ही होती हैं। आप उनको अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। जब आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे के आओगे ना, तो आप मुझे पक्का ही कमेंट करके बताने वाले हो कि आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर देख लीजिएगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, मुझे फीवर है, इस वजह से मेरा थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। दूसरी वीडियो के मुकाबले इसमें आवाज़ थोड़ी डीप आ रही होगी, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मेरी तबीयत 1 या 2 दिन में सही हो जाएगी, तो फिर वही आवाज़ मेरी आने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछे डेयरी के अंतर्गत कितने गतिविधि क्षेत्र हैं, तो पहला आ जाएगा प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। 3 क्षेत्र के अंदर ये बटी हुई है, 3 क्षेत्र में।
परंतु आपसे यहाँ ये पूछा गया है डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो ये आ जाएगी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और अभी मैं बात करूँ आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम वालों की, तो उन्होंने इसका आंसर लगा रखा था द्वितीयक क्षेत्र, जबकि इसका आंसर था प्राथमिक क्षेत्र। तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर यही रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। अगर उन्होंने गलत माना है तो फिर आपको नंबर मिलने वाला है, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेना है, आंसर सही इसका प्राथमिक क्षेत्र ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड क्या है, नाबार्ड है क्या, तो नाबार्ड क्या आ जाएगा, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक हो जाएगा। अब इसका कार्य क्या होता है, नाबार्ड का कार्य अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो इसका कार्य क्या होगा, जो ग्रामीण इलाके होते हैं ना, ग्रामीण इलाके, ग्रामीण इलाके, क्योंकि कृषि सहायक विशिष्ट कृषि कहाँ पे होती है, अधिकतर गांव में होती है, और भारत की आत्मा भी कहाँ निवास करती है, गांव के अंदर ही करती है, सभी को पता है। ग्रामीण इलाके के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना अत्यधिक रूप में की गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे उद्योग ज़्यादा होते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तो इनको क्या है बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कब होती है इसकी, 1985 में होती है, 1985 में इसकी स्थापना होती है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा होती है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या होती है, इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की। और अगर इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछे जाएं, वर्तमान में अध्यक्ष, तो क्या हो जाएगा, साजी केवी, साजी केवी, साजी केवी क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान, संविधान की यहाँ पे बात हो रही है। संविधान से रिलेटेड एक प्रश्न पक्का ही आने वाला है आपकी एग्जाम में, आप ये चीज अच्छे से सोच के चलिएगा, एक भी आउट ऑफ नहीं जाएगा इससे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट का उल्लेख हुआ है, तो टोटल 5 प्रकार की रीट का उल्लेख हुआ है। रीट क्या है, रीट अगर मैं आपसे पूछूं मेरुदंडक क्या है, रीढ़ क्या है, बैकबोन क्या है, आप बताओ कि ये, क्योंकि इंसानों में यही है और इसके बिना इंसान किसी काम का नहीं है। अगर ये रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए तो आप चल पाओगे क्या, नहीं, बैठ पाओगे नहीं। तो इसी प्रकार संविधान में चीजें दी गई है, अगर ये रीढ़ का उल्लेख है, अगर ये रीढ़ है तो ही संविधान है। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32, अगर अनुच्छेद 32 को सारे के सारे, कितने अनुच्छेद है वर्तमान में, 495 है ना, 12 अनुसूचियां हैं, और जब बनाया गया था तब तो अलग थी, अभी वर्तमान में इतनी है, संशोधन भी काफ़ी समय हो चुके हैं। उन्होंने कहा सारी चीज़ें लिखी हुई है, फिर भी अगर अनुच्छेद 32 को संविधान से हटा दिया जाए तो पूरा संविधान व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। और प्रस्तावना के अंतर्गत ही क्या है, प्रस्तावना के अंतर्गत इसकी आत्मा निहित है, आत्मा, और इसकी जो आत्मा है वो किसके अंतर्गत निहित है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्योंकि कहा किसने है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, और वो क्या है, संविधान निर्माता है। उन्होंने कहा इस अनुच्छेद को निकाल दो तो ये किसी काम का नहीं। उसी प्रकार इंसानों की ये वाली हड्डी निकाल दो पीछे की, वो किसी काम का नहीं। तो यहाँ रीट का उल्लेख हुआ है। टोटल 10 देशों से संविधान लिया गया है, 10 देशों से कुछ ना कुछ अच्छी बातें ली गई हैं। मैं इसके ऊपर भी आपके पास में बहुत जल्दी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि आपको पता है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं एग्जाम में। 2017 से लेके अभी तक जो एग्जाम हो चुकी है आपकी एसएससी एमटीएस की सारी एग्जाम जो अभी तक हुई है 2017 से लेके अभी तक, तो उसके अंतर्गत क्या है, संविधान का आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिए, एक भी पेपर में ऐसा नहीं है कि संविधान से रिलेटेड आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। मैं आपको बताने वाली हूँ 10 देशों के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, किसको किसके अंतर्गत निहित किया गया है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री या वित्तीय आपातकाल, इनसे संबंधित मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, किसी भी प्रकार का ऐसे कोई भी प्रश्न बनेगा ना संविधान से संबंधित, आप यूं कर लोगे चुटकी में। मैं आपको इसके बारे में वीडियो जरूर लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर लीजिएगा। लगभग अगर मेरे पास 20+ कमेंट भी हो गए ना
तो मैं इसके लिए वीडियो जरूर लेके आ जाऊंगी संविधान से बनने वाले प्रश्नों के ऊपर। तो अब ये आपके हाथ में निहित है कि कितने लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ 20 कमेंट मांगे हैं। 20 कमेंट बहुत कम होते हैं, सिर्फ मुझे 20 कमेंट चाहिए। अगर आप करते हो तो मैं इसके लिए डेफिनेटली वीडियो लेके आ जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? फिर संविधान का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। और क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, पद, नियंत्रण, महामंत्री, शक्तियां सभी की सभी कनाडा के संविधान से ली गई है। यूएई से कुछ भी नहीं लिया गया, ये 10 देशों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है, यूएसए से भी लिया गया है। इससे पहले काफी समय में आपको बता चुकी हूँ, अच्छे से देखा होगा तो आप कमेंट में बता देंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन रात का चक्र किस कारण होता है? तो घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण। घूर्णन क्या है? ये है सूरज और ये घूम रही है पृथ्वी। अब ये क्या है? पृथ्वी घूम रही है, सूरज के ठीक सामने होगी तो दिन होगा, और फिर अगर विपरीत जाएगी तो क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। और इसी की वजह से क्या है? दिन रात चल रहे हैं, दिन रात का चक्कर चल रहा है। घूर्णन की वजह से पढ़ा होगा ना अच्छे से, आपने 5वीं से 8वीं क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा इन सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन पूर्वी व पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? मिलन स्थल आपसे पूछा गया है, तो मिलन स्थल आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन क्षेत्र है। प्लिनी की पहाड़ियाँ, ये पिलिनी की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? पिलिनी की पहाड़ियाँ हैं। दोनों की दोनों पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर प्लिनी की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कैमूर हिल्स के अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, तो कैमूर हिल्स कहाँ पे आ जाएगा? मामा की नगरी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। और महादेव हिल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा गुजरात के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा? गुजरात के अंदर। तो इसका आंसर आपने देख लिया, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूछा जाए नीलगिरी की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध क्यों हैं, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय और दूसरा तेल के लिए। यहाँ पे चाय और तेल का बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या है? उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, लाल मृदा का लाल रंग रिक्तस्थान के कारण में होता है। लाल मृदा तो आयरन की वजह से। जब आप छोटी क्लास में रहे होंगे, टीकाकरण वाले आते थे और आप ऐसे ही छुप जाया करते थे, मेरी भी आदत ऐसी थी। तो आयरन की गोलियां कैसे कलर की थी? ऐसे तो वो रहती है गुलाबी कलर की, लाइट गुलाबी, पर अपन यहाँ इसको समझेंगे लाल रंग से। क्यों? आयरन की गोलियां लाल रंग की होती है। लाल मृदा की बात हो रही है, तो ऐसे अगर कनेक्ट करके याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। लाल मृदा पाई कहाँ पे जाती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, बहुत सारे स्थान है। टोटल 9 राज्यों के अंतर्गत क्या है? लाल मृदा अत्यधिक मात्रा में होती है। ऐसे क्या है? जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंतर्गत आपको क्या है? शुष्क मिट्टी भी मिलेगी, रेतीली मिट्टी भी मिलेगी, लाल मिट्टी भी मिलेगी, काली मिट्टी भी मिलेगी। अत्यधिक मात्रा में कोई मिट्टी है नहीं, सभी एरियो में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती हैं। तो राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश की भी बात करूँ तो आपको कहीं लाल कलर की मिट्टी देखने को मिलेगी, तो कहीं ब्लैक कलर की काली मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार सिर्फ आपसे राज्य पूछे गए हैं कि कहाँ कहाँ पे अत्यधिक मात्रा में लाल मृदा होती है, तो ये जो राज्य है इनमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वहन हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं? तो निर्भर कैसे करेंगे? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। एक आपने काल चक्र पढ़ा होगा ना, जब आप छोटी क्लास में रहे होंगे, बनाया भी होगा बहुत अच्छे से, ऐसे तीर के निशान लगा लगा के। अब इसमें क्या होता है? ये छोटा कीड़ा है तो इसको कौन खा जाएगा? बड़ा कीड़ा। ये बड़ा कीड़ा है, इसको इससे बड़ा वाला, फिर इसको चिड़िया को कौवा को फिर सारस को इससे बड़ा कोई, फिर इसको कुत्ता खा जाएगा, इसको इंसान खा जाएंगे, इसको ये खा जाएगा, वो खा जाएगा। एक कुत्ता है ना, वो क्या कहते हैं? मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। तो ये इसे डायलॉग है ना, इसे मन पे मत ले लेना, ऐसे ही बोल रही हूँ। तो इसमें क्या है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वहन हेतु उत्पादकों पर निर्भर करना। तो यही चक्र है जो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है, यानी उपभोग करना किसी न किसी वस्तु का। तो ऐसे क्या है? जीव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यही तो काल चक्र चल रहा है, यही है ना।
चलिए नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? चंपारण ये गांधी जी के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था, गांधी जी के बारे में आपको फुल डिटेल से वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, जरूर देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लिख लीजिए इस चीज को। चंपारण आंदोलन की मैं बात करूं तो चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिहार के अंदर। बिहार का एक स्थान है चंपारण, जहाँ पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे नील की खेती हो रही थी, जो कि इसके विरुद्ध हो जाते हैं सारे के सारे किसान। बोलते हैं अंग्रेजों को हम खेती नहीं करेंगे, जबकि अंग्रेज इनको क्या है, एडवांस पैसे देते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो इन लोगों ने गलत किया, जब अंग्रेज आपको अच्छे से पैसे दे रहे हैं फिर आपको करने में क्या जा रहा था? अब होता क्या है, मैंने बताया है काफ़ी समय आपको, ये खेती है आपकी 20 बीघा जमीन है, तो 20 का ये जो 3 बीघा वाला बाग है ना, 3 बीघा, तो इसके अंतर्गत आपको करनी होगी नील की खेती, और बाकी जो आपका एरिया छूट चुका है उसमें आपको जो मन हो वो बो दीजिए। ये चीज़ें इनको करनी थी। पर हो क्या रहा था, नील की खेती से इतना खतरनाक तरीके से नुकसान हो रहा था कि जो 3 बीघा जमीन है ये पूरी तरीके से बंजर हो चुकी है। ना तो यहाँ पे कोई नील की खेती का नेक्स्ट टाइम कोई खेती कर पाएगा, और ना इसके अलावा अगर आप चने भी बोना चाहो, गेहूँ, सरसों, कुछ भी, अगर कोई भी धान अनाज भी अगर आप उगाना चाहोगे तो इतनी जो ये मात्रा बची है ये बिल्कुल बंजर हो चुकी है। इसके अंतर्गत आप कोई भी अन्य वस्तु को नहीं उगा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें किसमें हो रही थी? नील की खेती के अंदर। किसान क्या है, जाग चुके थे, आ गए थे गांधी जी के पास में, गांधी जी को लेके गए, और फिर क्या हुआ, इन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया शांतिपूर्वक कि भाई अब खेती नहीं होगी। और इसी चंपारण आंदोलन के दौरान इनको एक उपाधि दी गई थी, जो थी महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि, तभी तो आप बोलते हो महात्मा गांधी जी। नाम क्या है इनका? करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, परंतु आप बोलते हो महात्मा गांधी। तो महात्मा की उपाधि इसी में दी थी, और इसी के अंतर्गत उन्होंने एक और निर्णय किया था कि अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ वाइट कलर के कपड़े ही पहनूंगा, एक धोती ही पहनूंगा, इसके अलावा मैं ऐसे कोई शौक नहीं पालूंगा, क्योंकि वो क्या है, लोगों की मदद करने में ज़्यादा आगे थे। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए उन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पे अपना ली थी। पहली महात्मा गांधी की उपाधि जो उनको दी थी वो, और दूसरा वो क्या है, एक ही कपड़े में अपना जीवन निर्वहन करना। और इसी को चलते हुए आगे बहुत घमासान हुआ जब जस्टिस चर्चिल ने उनको क्या कहा था, अधनंगा फकीर उनको कह दिया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इनके वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगी, बता चुकी हूँ, नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, 918 में किस शहर में महात्मा गांधी जी ने सफलतापूर्वक की हड़ताल का नेतृत्व किया था? ये क्या था, महात्मा गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी ने हड़ताल का नेतृत्व किया था, पहली बार कहाँ गए थे? चंपारण में गए थे, और दूसरी बार में गए थे कहाँ पे, हड़ताल में भाग लेने के लिए। यानी कि जब साउथ अफ्रीका से वो वापस आए ना, तो पहला इनका आंदोलन रहता है चंपारण का, और दूसरे मिल मजदूरों की हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। ये दूसरे नंबर का इनका आंदोलन हो जाता है। आंदोलन तो नहीं बोलोगे, इसमें क्या है, मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम में ये रहा करते थे, और वहाँ से क्या होता है, जो विक्रम साराभाई जो होते हैं ना, अंबालाल साराभाई, विक्रम साराभाई, इनकी कंपनी होती है। मिल मजदूरों को क्या है, पैसों को लेके बहुत हड़ताल चलती है। अब हड़ताल में क्या होता है, हड़ताल में होता क्या है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अभी आया था कोरोना, बहुत सारे ऐसे मालिक रहे होंगे जो मिल मालिक हैं, सैलरी थी उनकी 10,000 रुपये। जैसे मैं मेरे ही ऊपर ले लूँ, मेरी सैलरी है 10,000 रुपये, मुझे कोरोना के समय में कितनी सैलरी दी गई थी, 15,000 रुपये दी गई थी। अब क्या है, कोरोना चला 2-3 साल, 22 मार्च से समथिंग चला था, अभी चल गया, खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है ना। मेरे को इतने पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि सैलरी तो मेरी 10 ही है ना, और 10 के अकॉर्डिंग ही मैंने काम करना स्वीकार किया था। कोरोना जा चुका है, तो अब क्या होगा, मेरी सैलरी घटा के वापस 10,000 कर दी गई। तो इस पे मुझे गुस्सा आ गया कि ये कैसे हो गया, ये तो आप गलत कर रहे हो ना, मेरी सैलरी कैसे काट रहे हो। तो यही चीज़ें इनके साथ में हुई थी। उस समय एक रोग आया था, उसी के दौरान उन्होंने क्या किया था, इनकी सैलरी बढ़ा दी थी। उस समय इनकी सैलरी थी 80 रुपये, सैलरी कर दी थी इनकी 100, कि थोड़ा खर्चा आसानी से चले इसलिए इतनी कर दी। फिर जैसे ही वो बीमारी खत्म हुई, सैलरी माइनस हो गई, हड़ताल पे आ गए। नहीं,
आपने ऐसे कैसे हमारी सैलरी कम कर दी। तो इसके बीच इनका सपोर्ट करने के लिए कौन गए, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को इसके मालिक ने, जैसे विक्रम साराभाई, अम्बालाल साराभाई, उनकी कंपनी थी, उन्होंने बुलाया गया, गांधी जी बापू जी आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो हमारे साथ में, हमने इनके भले के लिए सैलरी बढ़ाई थी, जब रोग ही नहीं है तो सैलरी वापस वही देंगे ना, और इतने पैसों में तो ये पहले ही काम कर रहे थे। तो गांधी जी ने बोला यह बात पैसों की नहीं है, इनके स्वाभिमान की है, और आपको तो सैलरी बढ़ानी ही पड़ेगी। महात्मा गांधी जी इनके सपोर्ट में थे, इनको लगा सैलरी बढ़ जाएगी। तो जब महात्मा गांधी जी बाहर आए ना, मिल गए, तो सैलरी कितनी बड़ी हुई थी, 83 रुपीज़, यानी 3 रुपये और बढ़ा दिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, इतने नहीं बढ़ाए। जहाँ मुझे 10,000 मिल रही थी, वहाँ मेरी सैलरी कर दी गई 12,000 समथिंग। तो ये चीज़ें ही हुई थी, और इन चीज़ों में वो मान गए थे। उनके पास में एक शक्ति थी, एकाकी शक्ति आप बोल सकते हो। वो क्या है, एकाएक लोगों को क्या है, अपनी बातों से प्रभावित करके उनको हटा दिया करते थे। तो ये सारी जो हड़ताल चल रही थी, इसको भी इन्होंने ख़त्म करवा दिया था। ये वीडियो देखने के लिए या पूरी बात समझने के लिए आपको फिर से महात्मा गांधी जी की वीडियो में ही जानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1151 में पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे, चौहान वंश के। पृथ्वीराज रासो, ये चौहान वंश के थे, पृथ्वीराज थर्ड, इन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1151 में पराजित किया था। मोहम्मद गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया, 16। 17वीं बार इनका क्या है, विजय हो चुका था। टोटल 17 बार किया ना, पर 16 में तो अपराजित थे, फिर 16 में तो क्या है, पराजित थे, और इसमें क्या है, विजय प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। कम नहीं थे ये भी, बहुत लड़ाकू थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ताल रेशम कहा जाता है। ताल रेशम, तो स्पाइरोगाइड्रा इसको कहा जाता है सामान्यतः ताल रेशम। ताल रेशम का कीड़ा कहाँ से प्राप्त होता है, शहतूत, शहतूत का पेड़। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो शहतूत का पेड़ भी आपने देखा होगा। शहतूत जो लगते हैं वो भी थोड़े कीड़े के जैसी आकृति के होते हैं, मेरे वहाँ पे भी थे, अभी तो नहीं है। तो शहतूत पेड़, ताल रेशम, यानी कि जो ताल रेशम कीट जो होता है लार्वा छोड़ता है। ये क्या है, लार्वा। ये क्या होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है। सामान्यतः 2 रंग में पाया जाता है, एक सफ़ेद और दूसरा होता है पीले कलर का, जो आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, शहतूत के पेड़ पे। इसको क्या है, इस कीड़े को पाला जाता है, जैसे मधुमक्खी का पालन होता है ना, ऐसे बॉक्स बना के उनको डाल दिया जाता है। तो सफ़ेद और पीले कलर का जो कीड़ा होता है, शहतूत के पेड़ से निकाल के उसको इस प्रकार की टोकरी में डाला जाता है, गोल पहिए नुमा, और उसके अंतर्गत इनके छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। वहाँ क्या करता है, ये लार्वा छोड़ता है, और फिर इन लार्वा को ले जाके गर्म पानी में डाला जाता है, और फिर खींच के निकाला जाता है। वो क्या है, एक रेशम का निर्माण होता है। रेशम की साड़ी आपने पहनी होगी ना, तो इसमें आ जाता है। और बॉयज़ ने भी शर्ट पहने होंगे रेशम के, तो इसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी प्रक्रिया है इसको बनाने की। तो शहतूत के पेड़ पे कीड़ा मिलेगा जिसको ताल रेशम के नाम से जाना जाता है, और इसको स्पाइरोगाइरा के नाम से भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा अधिग्रहण अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, तो ये हो जाती है स्ट्रोमा के अंदर। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है, पेड़ पौधों के अंदर। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, तो CaOCl2, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। लड़कियां बहुत लगाती है चेहरे पे, ब्लीच करती है ना बार बार, ये वही है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत हानिकारक होता है, अगर आप लगाती हो ना तो आज से ही छोड़ दो, गलत चीज़ है ये। चलिए नेक्स्ट है, मैं भी करती हूँ मेकअप, पर ऐसी चीज़ें मैं नहीं लगाती हूँ। यदि एक पिंड का संवेद 2 गुना हो जाए। बहुत सारे ना इस पे कमेंट करने वाले हैं कि खुद ने इतना सारा मेकअप कर रखा है और हमको ज्ञान दे रही है कि ब्लीचिंग पाउडर लगाने से हानि होती है, मत लगाया करो। ब्लीच की बात कर रही हूँ मैं, मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ। मेकअप भी हानिकारक ही होता है, पर थोड़ा सुंदर तो लगना जरूरी है ना, तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक पिंड का संवेद 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान हो जाती है। पिंड का संवेदन 2 गुना होगा तो गतिज क्या हो जाएगी, 4 गुना। गतिज हो जाएगी 4 गुना, यानी ये क्या है, चौगुनी बढ़ जाएगी, चौगुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, एक परमाणु रिक्त स्थान होता है। परमाणु क्या होता है, तो एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, जो कि परमाणु के अंतर्गत
आ जाता है। भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुए थे? सभी को पता है, पोखरण में हुए थे, राजस्थान के अंतर्गत हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप का इंजन बनाते हैं जेम्स वॉट। कौन बनाते हैं? जेम्स वॉट बनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हावड़ा कालका कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है, हावड़ा से दिल्ली तक। इसका नया नाम है नेताजी एक्सप्रेस, यानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है इसको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक द्वीप का नाम भी है, जो कहाँ पे आता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, थाईलैंड ओपन 2020 में पुरुषों का एकल बैडमिंटन खिताब किसने जीता था? तो थाईलैंड ओपन में पुरुषों में किदाम्बी श्रीकांत के द्वारा जीता जाता है। विक्टर एक्सलेंस, पुलेला गोपीचंद सारे के सारे क्या हैं? बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बांसुरी कौन बजाते हैं आपसे पूछा गया है, तो ये बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। कैसे याद रखोगे आप इसको? बांसुरी हमेशा कौन बजाते हैं? श्री कृष्ण। उनको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, श्री हरि। बहुत सारे नाम है ऐसे तो, मदन मोहन इनके नाम है, श्री कृष्ण इनका नाम है, और क्या बोलते हैं इनको, रणछोड़ इनका नाम है, बहुत सारे इनके नाम हैं। तो बांसुरी बजाने के लिए हरिप्रसाद चौरसिया को जाना जाता है। जाकिर हुसैन जी की मैं बात करूँ तो ये बजाते हैं तबला वादक इनको कहा जाता है। और बिस्मिल्लाह खान का है फोपड़ी वादक है, इनको क्या कहते हैं? शहनाई वादक। क्या है ये? शहनाई वादक है ये, शहनाई ये बजाते हैं। रविशंकर जी की मैं बात करूं तो रविशंकर जी क्या बजाते हैं? सितार। तो ये क्या है? सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है, तमिल तो शास्त्रीय भाषा है, कन्नड़ भी है, संस्कृत भी है। संस्कृत का अभी चल रहा है कि उत्तराखंड की द्वितीय लैंग्वेज ये होने वाली है, उत्तराखंड की द्वितीय लैंग्वेज ये होने वाली है, द्वितीय भाषा। और भोजपुरी की बात करें तो ये क्या है? एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो भोजपुरी कैसे बोलते हैं? अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो जरूर लिखिएगा। क्लास के लिए मैं बोलती हूँ, चलो हमरा के बतावा कि ये वीडियो तमार को समझ में आबा कि न आबा। नहीं होगा ना, मतलब कुछ एक मिस्टेक तो होगी इसमें। मुझे अच्छे से आती नहीं है भोजपुरी, क्योंकि राजस्थानी जरूर आती है, एमपी की लैंग्वेज भी आती है, पर ये नहीं। मराठी भी थोड़ी थोड़ी आती है, पर ज़्यादा नहीं। तो ये भोजपुरी लैंग्वेज में आप जरूर लिख के बताइएगा। इसका एक गाना बहुत है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था, मैंने सुना था ना, वो बुलेट पे जीजा, बहुत चला था ट्रेंडिंग में। तो अगर आप यूपी बिहार से संबंधित हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये 25वां क्वेश्चन तो हमारी टेक्निकल टीम खा गई है शायद। तो ये थे आज के अपने 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। साथ ही अगर आप कोई से भी नए वीडियो के ऊपर मेरा वीडियो चाहते हैं, या वैकेंसी के ऊपर हो, SSC MTS कोई भी एग्जाम से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।